जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर रखा है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर रखा है। आज का क्लास नंबर 4 है, जो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोगों को इंडियन इकोनॉमिक्स मतलब कहने का यह है कि भारतीय अर्थशास्त्र में आज किन टॉपिक के बारे में चर्चा करना है, तो आइए देखते हैं। साथियों, हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्योग के स्वामित्व या तो उसके आधार पे उस स्वामित्व के आधार पर क्या चीज मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्योग के स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया था। इसके इतना तक हम लोगों ने इसके पहले क्लास में पढ़ रखा था। 4 भाग कौन कौन थे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग और मिश्रित क्षेत्र का उद्योग। इन चारों क्षेत्रों को, ये जो चारों उद्योग है, इन चारों उद्योग को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और इसके बाद का जो आगे का जो टॉपिक होगा उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है। साथियों, यह सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है, इस उद्योग में जो नियंत्रण होता है, मतलब पूर्णतः पूरी तरीके से इसमें जो नियंत्रण होता है यह सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। यह सरकार के द्वारा होता है पूर्णतः। वर्तमान समय में ऐसी उद्योगों की अगर हम बात करें तो 12 महारत्न कंपनी, कितने? 12 महारत्न कंपनी, 13 नवरत्न कंपनी और 75 मतलब 75 मिनी रत्न कंपनियां भारत में कार्य कर रही है। आपके मन में एक सवाल आया होगा, ये महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग महारत्न और नवरत्न, मिनी रत्न, ये कंपनियां, जो कंपनी है, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। साथियों, यह जो होता है 12 जो महारत्न कंपनी, ये है इस प्रकार। 12 महारत्न कंपनियों की संख्या ये है: भेल, सेल, गेल। इसके फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को फुल फॉर्म मिल जाएगा। ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सीआईए, एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी, पीएफसीएल। ये जो लास्ट में का जो 12वां नंबर की जो महारत्न कंपनियां हैं, यो हाल ही में जुटा हुआ है, मैंने जोड़ा गया इसे। पहले 11 ही महारत्न कंपनियां थी, हाल में 12वां नंबर का यह कंपनी जोड़ा गया। तो पहले हम लोग महारत्न कंपनी के बारे में समझते हैं, ठीक है? आइए, महारत्न महारत्न कंपनी का मतलब क्या होता है? तो महारत्न कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहेंगे, सबसे पहले तो मिनी रत्न माने नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। महारत्न कंपनी होने के लिए उसे सबसे पहले नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसमें कहा जा सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज पर यह लिस्टेड होना चाहिए और इसका जो सालाना टर्नओवर हो, क्या चीज? इसका जो सालाना टर्नओवर हो वो पिछले 3 साल में, कितने? पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ये महारत्न कंपनी की, हम महारत्न कंपनी के बारे में जान रहे हैं। साथ ही पिछले 3 साल में इसके जो औसत नेटवर्थ होना चाहिए, जो औसत नेटवर्थ कम से कम जो होना चाहिए, ये 15,000 करोड़ रुपया, कितना? 15,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए इसका सालाना औसत नेटवर्थ। और जो औसतन नेट प्रॉफिट
इसमें जो कम से कम का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 5,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। ये महारत्न कंपनी की कुछ माने महारत्न कंपनी के लिए इतने शर्त अगर ये लागू माने कि फुलफिल करता है तो ये महारत्न कंपनी के श्रेणी में आता है। नवरत्न कंपनी का कोई बड़ी मतलब नहीं है, लेकिन इसके मतलब समझ लेते हैं। जैसे वैसी कंपनी को कहेंगे जिसके पास केंद्र सरकार के बिना मंजूरी 1,000 करोड़ रुपया तक, मतलब 1,000 करोड़ रुपया तक निवेश करने की, क्या चीज, निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता होना चाहिए। क्या चीज, स्वायत्तता होना चाहिए, माने पावर, इतने अंदर उसकी क्षमता होना चाहिए बिना सरकार के सहायता। तो ये नवरत्न कंपनी के श्रेणी में आएगा। तीसरा नंबर में है मिनी रत्न कंपनी का। अगर मतलब समझें तो इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है। आप मिनी रत्न कंपनी के बारे में आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। यही पॉइंट लिखा गया है कि वैसी कंपनी जिसका कुल निवेश सीमा 500 करोड़ या उसकी कुल संपत्ति के बराबर होता है, या तो उसको कुल संपत्ति के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है जिसका निवेश सीमा 300 करोड़ रुपया या उनकी कुल संपत्ति का 50% तक होता है, यह मिनी रत्न कंपनी की श्रेणी में आता है। तो हम लोगों ने तीनों कंपनियों को देख लिए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अब सेकेंड नंबर का जो टॉपिक है वो है निजी क्षेत्र का उद्योग। निजी क्षेत्र का उद्योग का मतलब क्या है? तो वैसे उद्योग जिसका प्रबंधन, मैनेजमेंट, क्या चीज, मैनेजमेंट, देख रेख, पूरा संचालन, उस कंपनी का जो संचालन होता है वो निजी पूंजीपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? निजी पूंजीपति। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये क्या है? निजी कंपनी है। इसका जो मालिक क्या है? कोई निजी व्यक्ति है। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट होगा या जो इसको संचालन करने की जो जितने भी कानून, जितने भी प्रक्रिया होगी, वह कोई निजी पूंजीपति ही होगा। निजी क्षेत्र का उद्योग के बारे में हम लोग समझ गए। थर्ड नंबर में हम लोग समझते हैं सहकारी क्षेत्र का उद्योग, जिसको कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थापित उद्योग निजी व्यक्ति के द्वारा समूह के रूप में किया जाता है। माने वैसा कोई व्यक्ति है जो निजी व्यक्ति कोई अपने समूह के रूप में कोई उद्योग का प्रारंभ किया, उद्योग को वैसी क्षेत्र स्थापित किया, माने उद्योग के क्षेत्र में, जिसको बाद में सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है, नियंत्रण में ले लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ समझते हैं कि कोई व्यक्ति कोई कंपनी प्रारंभ किया, लेकिन वो कंपनी बाद में एक बड़ा स्टार्टअप बन गया, और स्टार्टअप बनने के बाद वो माने भारत के प्रत्येक वैसे लोगों को जरूरत की चीजें उत्पन्न करती है जो बहुत ही जरूरी वस्तु हो। जैसे कि उर्वरक का उद्योग, ये क्या है? ये माने भारत के हर किसान को इसको जरूरत है, और इसको, इस जरूरत को पूरा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। तो सरकार ऐसे कंपनियों को अपने अंतर्गत ले लेती है ताकि वह लोगों के जो जरूरत है, जैसे उर्वरक का जो उर्वरक का जो मतलब की जरूरत है वो उसको पूरा कर सके। यह स्वयं सहायता समूह है। ये सब किसी निजी व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, लेकिन बाद में सरकार अपने अंतर्गत ले लेती है, अपने अंदर ले लेती है। ये थी सहकारी क्षेत्र का उद्योग। यदि अगर हम लोग मिश्रित क्षेत्र का उद्योग की बात करें तो इस क्षेत्र में जो स्थापित उद्योग होता है वो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के द्वारा होते हैं। माने इस क्षेत्र में जो उद्योग का जो स्थापित होता है, जो उद्योग स्थापित किया जाता है, वो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। कहने का
इसको अगर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो इसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग भी कहा जाता है। इसे संयुक्त क्षेत्र का, मिश्रित क्षेत्र का उद्योग को संयुक्त क्षेत्र का उद्योग भी कहा जाता है। जैसे कोई कंपनी बनानी है तो उसमें जो भूमि का अधिग्रहण है, माने जो जितने भी जमीन का जो आवश्यकता है उस सरकार के द्वारा फुलफिल कर दिया जाता है, माने व्यवस्था कर दिया जाता है। और उसमें जो लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है जितने भी लगने वाले पूंजी है, लागत है, वह एक निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो वो जो उद्योग होगा वो सरकार और निजी व्यक्ति दोनों को दोनों के हकदार में होगा और दोनों उसको मिलकर चलाएंगे। तो इसे मिश्रित क्षेत्र के उद्योग कहेंगे, या तो क्या कहेंगे इसे, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, या तो मिश्रित क्षेत्र का उद्योग कहेंगे या तो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहेंगे। तो मिश्रित क्षेत्र का उद्योग आप लोग समझ गए। हम लोग इसके 4 क्षेत्र समझे। पहला कौन कौन? पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग समझे, फिर निजी क्षेत्र का उद्योग समझे, फिर सहकारी, और लास्ट में मिश्रित क्षेत्र का उद्योग। इन सभी क्षेत्र के उद्योग के बारे में हम लोग समझे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ नोट है इसको देख लेते हैं कि भारत में जो उर्वरक है उस सभी क्षेत्र में, कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों क्षेत्र अभी देखे हम लोग, ये चारों क्षेत्र में उपस्थित है। उर्वरक जो उर्वरक का जो उद्योग है ये चारों क्षेत्र में उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आधारिक, ये एक दूसरी हेडिंग है, ये है आधारिक या आधारभूत उद्योग। इसका मतलब क्या आता है तो इसके बारे में आप पहले समझते हैं। कोर सेक्टर इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत उस उद्योग को शामिल किया जाता है जो अन्य उद्योग के लिए अति आवश्यक है। मतलब आधारी या आधारभूत उद्योग उन उद्योग, माने इसके अंतर्गत उस उद्योग को शामिल किया जाता है जो इन्हीं उद्योग से इन उद्योगों से ही दूसरे उद्योग का निर्माण किया जा सकता है। माने यह उद्योग के बिना कोई और उद्योग का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका जो इस उद्योग का जो माने स्थापना है वो अति आवश्यक होता है। इसको इस उद्योग को 8 भागों में, माने इसकी संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। कौन कौन है? तो लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, बिजली उद्योग, कच्चा तेल उद्योग, पेट्रोलियम रिफायरिंग उद्योग, प्राकृतिक गैस उद्योग, उर्वरक उद्योग और कोयला उद्योग। ये 8 ऐसे उद्योग हैं जो इन्हीं उद्योगों के संचालन से कई नए उद्योगों का निर्माण होता है। इन उद्योगों के बिना कोई दूसरे उद्योग का उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये उद्योग है तभी कोई नए उद्योग का स्थापना आप या तो उसको प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह आधारी उद्योग या आधारभूत उद्योग इसको कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विश्व की अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ये हम लोग जब इंडियन इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे उसमें शायद ये चौथा टॉपिक था कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप। इसे रेगनर फ्रिंस का देन माना जाता है। अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है इसे किसके देन माना जाता है? तो रेगनर फ्रिंस को। यह 2 प्रकार के होता है। जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है ये कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी जिसको व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी जिसको समष्टि या विस्तृत अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़ा या इसको छोटा। तो
मैक्रो और माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों को पहले हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की क्षेत्र में जो नोबेल की घोषणा किया गया था वो 1967 में। पहली घोषणा कब किया गया था? 1967 में। परंतु जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में। और वो किसको दिया गया था? तो वैज्ञानिक का नाम है रेगनर फ्रिंज। ये इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक है। कौन है? अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक है। घोषणा होता है 1967 में, दिया जाता है 1969 में। किसको फर्स्ट बार दिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में? तो रेगनर फ्रिंज को। उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म व्यष्टि अर्थ या सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्री करते हैं वो मार्शल के द्वारा किया जाता है। ये जो माइक्रो इकोनॉमी या सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसका जो जो सर्वप्रथम जो प्रयोग होता है ये अर्थशास्त्री मार्शल के द्वारा किया जाता है। किंतु जो इसकी व्याख्या, इसके बारे में जो पूरा डिटेल व्याख्या करते हैं वो एडम स्मिथ के द्वारा किया जा गया है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ। अतः एडम स्मिथ को फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें किसी एक औद्योगिक इकाई या तो फिर व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई एवं छोटे छोटे उद्योग के सामूहिक रूप से सभी आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन। फिर से समझिएगा, इस पॉइंट को फिर से समझिएगा कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें किसी एक औद्योगिक इकाई हो या व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई हो या तो फिर छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसके सामूहिक रूप कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसका जो अध्ययन होता है उसी को तो व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। समझ में आ गया? माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? ये माइक्रो इकोनॉमी था। मैक्रो इकोनॉमी देखते हैं जिसको समष्टि या विस्तृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमी क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें देश के सभी आर्थिक क्रियाकलाप, उसमें क्या था? किसी व्यक्तिगत या फिर इसमें क्या था? एक औद्योगिक इकाई, एक एक औद्योगिक इकाई या तो व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई या फिर छोटे छोटे। लेकिन इसमें क्या है माइक्रो में कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो देश की सभी आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है उसे समष्टि या विस्तृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी का प्रयोग जो कहते हैं, सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो रेगनर प्रिंस द्वारा माने उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी है वो जॉर्ज मेनाई है। जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है वो जॉर्ज मेनाई है। जॉर्ज मेनाई किन्स है को कहते हैं। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमी मतलब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की अगर कुछ हम प्रमुख विशेषता जाने, इसके कुछ प्रमुख बात जाने तो यह व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं? व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई का अध्ययन करते हैं। इसमें छोटे छोटे उद्योगों के समूह का अध्ययन इसमें करते हैं और वस्तुओं की जो कीमत का जो निर्धारण होता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमी की ये प्रमुख विशेषता है। अगर मैक्रो इकोनॉमी की प्रमुख विशेषता के बारे में अगर हम जाने तो देश की गरीबी एवं बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। इसमें इसमें देश की गरीबी और बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं माइक्रो। और देश का जो राष्ट्रीय आय है उसका भी अध्ययन करते हैं। देश का राष्ट्रीय आय का भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। देश की मुद्रा हो, बैंकिंग हो, इन सभी पद्धति का भी इसी में अध्ययन किया जाता है। देश की आयात निर्यात या अंतरराष्ट्रीय व्यापार
वाणिज्य के साथ साथ राष्ट्रीय वाणिज्य का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें? माइक्रो इकोनॉमी में। तो हम लोगों ने क्या देखा? मैक्रो इकोनॉमी देखा, माइक्रो इकोनॉमी देखा और आधारित माने आधारिक या आधारभूत उद्योग देखा। तो इन सभी चीजों को आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगा इसके आगे की बात नई सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ आगे का पार्ट जो होगा वो हम लोग उसके चर्चा करेंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।